नमस्कार। पिछले दो वीडियो में हमने आपको संघ और राज्य के बीच के जो संबंध हैं वो पढ़ाए। इससे संबंधित भाग था 11 और इस भाग 11 में दो अध्याय हैं। पहले अध्याय में संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंधों का वर्णन है और दूसरे अध्याय में संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है। तो जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के संबंध में जो प्रावधान है वो आपको मैंने बताए थे। और संघ राज्य संबंधों के संबंध में जो अंतिम प्रावधान था संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों में वो था अनुच्छेद 263 और 263 पर आकर के हमने बात खत्म कर दी थी, जिसमें हमने बताया था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर अंततः किया गया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 263 में स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन नहीं किया जा सका था। लेकिन अंततः फिर जब संघ राज्य संबंधों पर सबसे महत्वपूर्ण आयोग जो सरकारी आयोग कहलाता है, इसने भी कहा कि भाई स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी इसका गठन नहीं किया जा रहा, इसका गठन होना चाहिए। तो फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया। यहीं आकर के इसी अनुच्छेद को पढ़ाने के बाद हमने संघ राज्य प्रशासनिक संबंध से संबंधित जो भी उस अध्याय में प्रावधान थे वो मैंने बता दिए थे और वहीं पर वीडियो समाप्त कर दिया था। लेकिन संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों के संबंध में उस अध्याय में जो प्रावधान है, यानी भाग 11 के अध्याय 2 में, जिसका हेडिंग ही है संघ राज्य प्रशासनिक संबंध, तो उस अध्याय में जो प्रावधान हैं वो सारे के सारे प्रावधान तो संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों की आधारशिला हैं ही, प्रभावित करते हैं संघ राज्य संबंधों को। इन्हीं अनुच्छेदों के आधार पर वास्तव में संघ राज्य संबंधों का संचालन मुख्यतः होता है। लेकिन इस अध्याय के इस अध्याय के अलावा भी यत्र तत्र संविधान में ऐसे अनुच्छेद हैं या ऐसे कुछ प्रावधान हैं जो वास्तव में संघ और राज्य संबंधों को प्रभावित करते हैं। और प्रभावित नहीं करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि एक जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 335। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 ये कहता है कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, अनुच्छेद 335 से कहता है कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए स्कीमें बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक निर्देश राज्यों को केंद्र दे सकेगा। यानी अनुच्छेद 335 संघ की सरकार को ये अधिकार देता है कि संघ की सरकार, केंद्र की सरकार अनुसूचित जाति के लिए स्कीमें बनाने और उनके कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दे। आपको बताया था हमने कि अनुच्छेद 257 जो था, जो संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों के संबंध में था, उसमें बताया गया था कि किस प्रकार और कब कब संघ की सरकार राज्य की सरकारों को यथावश्यक निर्देश दे सकती है। तो आप जान लीजिए कि भले ही संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों वाले अध्याय में ये बात नहीं थी, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है और संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों को ये अनुच्छेद भी प्रभावित करता है। ठीक ही तरीके से, और ये पूछा भी जाता है, ठीक उसी तरीके से अनुच्छेद 339। अनुच्छेद 339 में जो अधिकार संघ की सरकार को, केंद्र की सरकार को अनुसूचित जाति के संबंध में दिया गया है, अनुच्छेद 339 में वही अधिकार अनुसूचित जनजाति के लिए संघ की सरकार को दिया गया है। यानी अनुच्छेद 339 के अनुसार जो संघ की सरकार है
वो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए स्कीमें बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। हम फिर बहुत संक्षेप में बता दें, अनुच्छेद 335 के अनुसार संघ की सरकार अनुसूचित जाति के संबंध में स्कीमें बनाने, योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ठीक उसी तरीके से अनुच्छेद 339 के अनुसार संघ की सरकार अनुसूचित जनजाति के संबंध में स्कीमें बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 355, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 355। संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंधों को यह अनुच्छेद भी बहुत प्रभावित करता है। संघ और राज्य के संबंधों को यह अनुच्छेद भी बहुत ही प्रभावित करता है। और कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि यह अनुच्छेद जो है कहता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। यानी अनुच्छेद 355 क्या कहता है? अनुच्छेद 355 कहता है बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की संरक्षा यानी सुरक्षा करने का संघ का उत्तरदायित्व। यह अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और ये कहता है, क्या कहता है? बिल्कुल आपको याद कर लेना है। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको याद कर लीजिए। प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह, ऐसे हर जगह काम आएगा। बिल्कुल याद कर लेना है। कैसे याद कर, बिल्कुल क्या करना है आप इसमें क्या लिखा है आप सुनिए। अनुच्छेद 355 कहता है कि संघ का यह दायित्व होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और इस संविधान के अनुसार राज्य की सरकारों का संचालन सुनिश्चित करे। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य की सरकारों का संचालन होना सुनिश्चित करे। यानी वो देखे कि जो राज्य की सरकारें हैं वो संविधान के प्रावधानों का पालन कर रही हैं या कि नहीं कर रही हैं। और इस संबंध में भी अगर आवश्यक होगा तो संघ की सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। तो 355 बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो उस अध्याय के अलावा ये जो अनुच्छेद हैं ये भी संघ राज्य संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा दो अन्य बातें भी हैं जो संघ राज्य संबंधों को प्रभावित करती हैं। एक है अनुच्छेद 275 के तहत संघ के द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान, और दूसरी बात है वो ये कि अखिल भारतीय सेवाएं, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि ये जब अखिल भारतीय सेवाओं में अधिकारियों की नियुक्ति होती है तो उनको एक काडर यानी उनको एक प्रदेश अलाट होता है। वो भले उत्तर प्रदेश अलाट हो, मध्य प्रदेश अलाट हो, तमिलनाडु अलाट हो, लेकिन ये अखिल भारतीय सेवक जो होते हैं उनका नियंत्रण संघ सरकार के अधीन ही रहता है। तो ये दोनों प्रावधान भी बहुत प्रभावित करते हैं। और यही सब कारण है कि संघ और राज्य संबंध कई बार तनावपूर्ण हो जाते हैं। संघ और राज्यों के बीच कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और कभी कभी मतभेद जो है विषम स्थिति में पहुंचा देते हैं संघ और राज्यों को।
संघ और राज्यों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बना रहे, इसके लिए बहुत सारे उपाय उठाए गए, बहुत सारे उपाय संविधान ने भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी समय समय पर ऐसी आवश्यकता महसूस की गई तो संघ राज्य संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए कई आयोगों और समितियों का भी गठन किया गया। और इन आयोगों और समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो आयोग या समिति, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आयोग ही था, वो था सरकारिया आयोग। और जो सरकारिया आयोग था, न्यायमूर्ति RS सरकारिया, न्यायमूर्ति RS सरकारिया के अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और B शिवरामन और SR सेन, इसके 2 अन्य सदस्य थे। ये भी पूछा गया एक बार, इसलिए बता दिया। वैसे इनके सदस्य कौन थे बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि एक बार पूछा गया इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो इसके है 1983 में ये आयोग का गठन किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा इस सन पूछा जाता है कि 1983 में गठन किया गया और 1988 में इसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। लंबी सिफारिशें हैं, बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं। केंद्र राज्य संबंधों पर इससे ज़्यादा अध्ययन और इससे ज़्यादा अच्छी सिफारिशें आज तक किसी भी आयोग ने संभवतः प्रस्तुत नहीं की। बहुत सारी सिफारिशों को कार्यान्वयन भी किया गया है। जैसे एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि संघ और राज्यों के बीच में सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए, आपसी समस्याओं का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए अनुच्छेद 263 में वर्णित अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। और इनकी सिफारिश के आधार पर अनुच्छेद 263 में जो प्रावधान था, उस प्रावधान के अनुकरण में 1990 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दिया गया। इसके बाद मतलब 2 और समितियां हैं। ये तो राजमन्नार समिति, राजमन्नार समिति भी संघ राज्य संबंधों पर आधारित है। और लेटेस्ट जो है वो MM पुंछी आयोग है, मदन मोहन पुंछी, MM पुंछी आयोग। तो इस तरीके से ये 3 महत्वपूर्ण आयोग या समितियां हैं, सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति और MM पुंछी आयोग। ये तीनों ही केंद्र राज्य संबंधों पर और विशेषकर केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों पर आधारित थी। और इन आयोगों ने अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं, जिनमें से कुछ को लागू किया गया है और आशा है कि बाकी सिफारिशें भी लागू की जाएंगी। अब हम आपको पढ़ाते हैं संविधान में इस तरीके से तो नहीं लिखा है कि जिस तरीके से ही लिखा है कि संघ राज्य के बीच में विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध, इस तरीके से तो नहीं लिखा है। लेकिन जो अगला भाग है, भाग 12, अगर हम उसका अध्ययन करें और उसके बाद के जो कुछ प्रावधान हैं उनको भी देखेंगे, तो वो मुख्य रूप से संघ और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों को एक तरीके से स्थापित करते हैं। संघ के क्या वित्तीय स्रोत होंगे, दोनों क्या वित्तीय स्थिति होगी। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अब जो अगला हम पढ़ाएंगे वो भले ही संघ राज्य वित्तीय संबंध के नाम से कोई अध्याय संविधान में नहीं है, लेकिन जो प्रावधान है वो वास्तव में संघ और राज्य के बीच जो है वो एक तरीके से वित्तीय संबंधों का निर्धारण करते हैं, हमें बताते हैं कि संघ की वित्तीय स्थिति क्या होगी और राज्य की वित्तीय स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इस भाग का, वो है अनुच्छेद 265। यानी अब हम पढ़ा रहे हैं आपको भाग 12, जिसकी शुरुआत अनुच्छेद 264 से होती है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है,
उसको जानना जरूरी हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और वो ये है अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 265 ये बताता है, बहुत पूछा भी जाता है प्री में, कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जाएगा। अधिरोपित, इसको बार बार इसको संविधान में उद्ग्रहित शब्द भी लिखा है हिंदी में, तो और सरल शब्दों में कहा जाए तो लगाया नहीं जाएगा। तो विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जाएगा। अमेरिकी क्रांति का एक नारा था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो स्वाभाविक है कि कर लगाने का अधिकार सरकार को, एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है उसको नहीं होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए। और जनप्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं? आधुनिक सरकारों में कहा जाए तो पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो इस तरीके से वास्तव में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये जो अनुच्छेद है वो ये कह रहा है कि कर लगाने का अधिकार विधायिका को ही होना चाहिए। और हमारा भारत का संविधान कहता है कि कर लगाने का अधिकार जो है वो किसको है? विधायिका को है। क्यों? क्योंकि जब ये कहता है विधि के प्राधिकार के बिना, अब विधि बनाने का अधिकार किसको है? विधायिका को है। तो चाहे राज्य हो और चाहे संघ हो, जो है वो संघ सूची के विषयों पर कर लगा सकता है, अवशिष्ट विषयों पर कर लगा सकता है, राज्य सूची के विषयों पर कर लगा सकता है। तो ये कर तभी लगाए जाएंगे जब विधायिका ऐसी अनुमति दे, तभी कोई कर लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। लेकिन हल्का सा मैं यहीं आपको बता दूं कि ये प्रावधान सिर्फ कर लगाने के संबंध में है, कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। मान लो फीस है, फीस आपसे वसूली जाती है, जब आपको कोई विशेष सेवा प्रदान की जाती है तब आपसे फीस ली जाती है। और फीस सरकार और प्राइवेट दोनों ही व्यक्ति या संस्थाएं वसूलती हैं। तो जब कोई आपको कोई सेवा देता है, मान लो आपको कोई पढ़ा रहा है, शिक्षित कर रहा है और उसके बदले में आपसे फीस ले रहा है, तो ये आप जान लीजिए भले ही कर भी पैसे का लेन देन संबंधित होता है, फीस भी पैसे से लेन देन से संबंधित होता है। तो आप कन्फ्यूज ना हो जाइएगा। यह अनुच्छेद तो 265 सिर्फ और सिर्फ टैक्स के संबंध में है, कर के संबंध में है, फीस के संबंध में नहीं है। 265 के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक है 266। कौन है? 266। 266 भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और यह अनुच्छेद स्थापना करता है भारत की और राज्य की संचित निधियां। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। तो ये अनुच्छेद 266 में 3 बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 266 में 3 बातें कही गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 3 बातें अनुच्छेद 266 में कही गई हैं और तीनों बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये जो अनुच्छेद 266 है ये वास्तव में स्थापना करता है कंसोलिडेटेड फंड्स यानी संचित निधियों की और लोक लेखा की, पब्लिक अकाउंट, इनकी बात करता है। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि अनुच्छेद 266 का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 266 का संबंध संघ और राज्यों के लिए स्थापित होने वाली संचित निधियों कंसोलिडेटेड फंड से है और पब्लिक अकाउंट लोक लेखा से है। तो
अनुच्छेद 266 में सबसे पहली बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि भारत सरकार, क्या कही गई है, ये कहा गया है कि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व लिए गए हम आपको पढ़ा रहे हैं 266 संचित निधि और लोक लेखा के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से 3 बातें कही गई हैं। इस अनुच्छेद में मुख्य रूप से 3 बातें कही गई। पहली बात जो कही गई है वो कही गई भारत के संचित निधि के बारे में, और वो ये कहता है, इसके बीच में जो पहली बात कही गई वो कहता है कि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, लिए गए सभी उधार और उधारों के रीपेमेंट से प्राप्त धनराशियाँ, जो भी इनसे जो धनराशि प्राप्त होगा उन धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी। किससे बनेगी? भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, चाहे वो कर राजस्व हो चाहे गैर कर राजस्व हो, जितना भी है सभी राजस्व लिया जाने वाला उधार। भारत जो है वो बहुत सारे उधार लेती है, और जब भारत सरकार उधार भी देती है तो उनका रीपेमेंट होता है। उधार जो ले गया था वो देने आता है, तो जो प्रतिसंदाय है इसकी अंग्रेजी, लेकिन ये रीपेमेंट सब ज़्यादा आप याद रहेंगे। जो रीपेमेंट्स हैं, इन तीनों चीज़ों, जो भी इनसे प्राप्त धनराशियाँ होंगी, इन तीनों स्रोतों से जो भी धनराशियाँ प्राप्त होंगी, इन तीनों स्रोतों से प्राप्त धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी, जो भारत की संचित निधि कहलाएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहलाएगी। इसी फर्स्ट में आगे ये भी लिखा है कि ठीक जिस तरीके से भारत की संचित निधि में ये तीनों चीज़ों से प्राप्त धनराशियाँ होंगी, ठीक ही तरीके से किसी भी राज्य को प्राप्त सभी राजस्व, लिए गए सभी उधार और उधारों के रीपेमेंट्स से प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी, जो राज्य की संचित निधि कहलाएगी। तो संघ की या भारत की संचित निधि में भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, चाहे वो कर राजस्व हो चाहे गैर कर राजस्व हो, वो होगा, लिया जाने वाला उधार होगा और उधारों का रीपेमेंट होगा। और जो राज्य की संचित निधि होगी उसमें भी यही तीनों चीज़ें होंगी। इन तीनों चीज़ों से मिला करके राज्य की संचित निधि भी बनेगी। इसके बाद इसी अनुच्छेद 266 में एक बहुत महत्वपूर्ण आगे कहा गया है, क्या कहा गया है कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार, भारत सरकार और किसी राज्य सरकार को प्राप्त या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियाँ, पब्लिक मनी, भारत के लोक लेखे या राज्य के लोक लेखे में रखी जाएंगी। भाई याद रखिए कि इन प्राप्तियों के अलावा भी तो भारत सरकार को तमाम प्राप्तियां होती हैं, जो वास्तव में जो प्राप्तियां होती हैं वो पब्लिक की ओर से सरकार को प्राप्तियां होती हैं, और उनको प्राप्त कौन करता है? सरकार सीधे प्राप्त करती है, सरकार के बिहाफ पर सरकार के प्रतिनिधि प्राप्त करते हैं, जिनको सरकार इस काम के लिए अधिकृत करती है। जैसे बैंक्स हैं, आप बैंक्स में बहुत सारी जमाएँ करते हैं, डाकघर है, आप NSC लेते हैं, आपने 10,000 की NSC ली, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पब्लिक अपना धन इन्वेस्ट करती है। GPF आपने सुना होगा, आजकल
नए कर्मचारियों का CPF कट रहा है। तो ये सारी धनराशियाँ जो पब्लिक की हर महीने या हर साल या कुछ समय पर आपकी RD कट रही होती है, तो ये सारी जो धनराशियाँ हैं जो पब्लिक सरकार को या सरकार के प्रतिनिधियों को देती है, जो सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि है, जैसे बैंक हो गया अधिकृत प्रतिनिधि है, तो ये सारी के सारी जो पब्लिक मनीज होती हैं ये सब लोक लेखा में जमा होती हैं, लोक लेखा में जमा होती हैं, लोक लेखा में रखी जाती हैं। और इसी अनुच्छेद में एक तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है, इसी अनुच्छेद में एक तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है, और वो ये कही गई है कि भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से कोई भी धनराशि विधि के अनुसार ही, विधि के फिर एक बार कि भारत की संचित निधि से या राज्य की संचित निधि से कोई भी धनराशि विधि के अनुसार तथा इस संविधान में वर्णित प्रयोजनों के लिए, उद्देश्य के लिए और संविधान में वर्णित रीत से ही विनियोजित की जाएगी, एप्रोप्रिएट की जाएगी, यानी खर्च की जाएगी, निकाली जाएगी। ध्यान रखना है आपको। अगर इसको सरलतम शब्दों में कहें, इसको सरलतम शब्दों में कहें, बिल्कुल सरल शब्दों में, ये तो हमने वो शब्द यूज किए जो संविधान में लिखे थे, लेकिन अगर हम सरलतम शब्दों में कहें समझने के लिए, तो आप जान जाइए कि भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि जो है वो संसद की अनुमति के बिना नहीं निकाली जा सकती है। अगर इस धनराशि में सपोज कर लीजिए ये संचित निधि है और इसमें 500 रुपये हैं, तो इस 500 रुपये संसद की अनुमति से ही खर्च किए जाएंगे। जब तक संसद अनुमति नहीं की देगी तब तक इससे एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, विनियोजन नहीं होगा। और अगर विनियोजन होगा तो संसद के तभी होगा जब संसद इसकी अनुमति देगी, और इसका खर्चा संविधान में जो वर्णित उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए होगा, और जो रीति है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार होगा। यह है भारत की संचित निधि के बारे में महत्वपूर्ण बात। इसके बाद अब आता है बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 जो है वो जो है अनुच्छेद 267, और ये है कंटीजेंसी फंड के लिए आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि जो है वो कहता है कि संघ और प्रत्येक राज्य के लिए, ये अनुच्छेद 267 कहता है कि कंटीजेंसी फंड दो संचित निधि के बारे में बताता है और 267 आकस्मिक निधि के बारे में बताता है, और कहता है कि संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक आकस्मिक निधि की स्थापना की जाएगी। मतलब संविधान ही इसके प्रावधान करता है। संविधान कहता है कि संघ के लिए एक कंटीजेंसी फंड होगा, आकस्मिक निधि होगी, और प्रत्येक राज्य के लिए एक आकस्मिक निधि होगी। और ये वास्तव में एक अग्रदाय निधि होगी, यह एक अग्रदाय निधि होगी जिसमें विधि द्वारा, यानी कानून बना करके, यानी संसद की विधि द्वारा, यानी संसद द्वारा कानून बना करके एक नियत रकम इसमें ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। किससे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी? संचित निधि से। मान लो ये संचित निधि बनाई गई, फिर सुन लीजिए, संघ की और प्रत्येक राज्य के लिए एक संचित निधि होगी। इसकी व्यवस्था कर दी गई है संविधान के अनुच्छेद 267 में। 267 कहता है कि संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक संचित निधि होगी, और फिर ये कहता है कि ये एक अग्रदाय, एक तरीके से अग्रदाय निधि होगी। और फिर ये भी कहता है कि विधि द्वारा एक निश्चित रकम इसमें ट्रांसफ़र कर दी जाएगी संचित निधि से। मान लो 500 करोड़ कर दिए गए, संचित निधि से इसमें 500 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो इस तरीके से अब इसमें कितना रहेगा? 500 करोड़ रुपया रहेगा। और ये वास्तव में इसका नाम ही है आकस्मिक निधि। तो आप जान लीजिए कि जब कभी कोई आकस्मिकता आ जाती है, जैसा कि हमने बताया कि संचित निधि से आप धनराशि
तभी खर्च कर सकते हैं जब संसद की अनुमति आप प्राप्त कर लें। लेकिन कभी कभी बाढ़, सूखा, भूकंप या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, युद्ध वगैरह, कि आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप संसद की बैठक बुला करके और संसद से अनुमति लेकर के कोई खर्चा करें। अचानक आपको खर्चे की आवश्यकता पड़ती है, अचानक आपको पैसा निकालना होता है। इसलिए इस आकस्मिक निधि की स्थापना की गई है। और इस आकस्मिक निधि से हम, अगर संघ की है तो राष्ट्रपति की अनुमति से, और राज्य की है तो राज्यपाल की अनुमति से, क्योंकि वास्तव में इसका कस्टोडियन कौन होता है? संघ के स्तर पर राष्ट्रपति हो जाएगा और यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा। जबकि संचित निधि का कस्टोडियन कौन है? संसद है। यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल के नियंत्रण में ये जो है ये रहती है, और इससे आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर धनराशि निकाल करके व्यय कर दी जाती है, जो आकस्मिक आवश्यकताएं अचानक आ जाती हैं। और बाद में फिर जैसे 100 करोड़ रुपये से निकाला गया, व्यय कर दिया गया, निकालने के बाद जब भी संसद बैठती है तो फिर वो 100 करोड़ रुपये के व्यय को संसद के सामने रखा जाता है। संसद उस पर विचार करके 100 करोड़ रुपया पास करती है, और फिर 100 करोड़ रुपया जो इससे गया है पुनः संचित निधि से इसमें आ जाता है। इसलिए होता क्या है कि इसमें रुपया आता जाता रहता है, इसलिए इसको रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। क्या इसको रिवॉल्विंग फंड भी कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको रिवॉल्विंग फंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पैसा कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे 100 करोड़ रुपया निकाला गया, लेकिन शीघ्र ही संचित निधि से इसमें फिर 100 करोड़ रुपया डाल दिया जाएगा। इस तरीके से ये हो गया आपका अनुच्छेद 267 तक। अभी वित्त के संबंध में बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी हैं, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।